ऑलिज बेल नहीं, नेट से काम नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 2023 की आखिरी रविवार, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपका बेहतर जाए। 2024 में आप आईआईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको सफलता हासिल हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। अधिकारी अड्डा आप सबों को शुभकामनाएं देता है आने वाले नए साल की। आज हम लोग हर दिन की तरह आज भी हम लोग लाइव हुए हैं। हालांकि हम लोग के लाइव की जो आज समय थी वो 11 बजे की ही थी, लेकिन कुछ लोग जो है ख़ास लोग आए। आज टॉपिक आज का जो है बेसिकली वो फंक्शन है। आज हम लोग टॉपिक फंक्शन को डील करेंगे। तो कुछ लोग खास लोग अचानक जो है वो अपॉइंटमेंट था उन लोग का, इसलिए हम लोग को देर हो गई। खैर, आज हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन को, और चूँकि ये नित्य प्रतिदिन चलने का चीज़ है तो चलता ही रहेगा, और हम लोग आपस में जुड़े हैं तो ज्ञान मिलता ही रहेगा। तो शुरू करते हैं आज हम लोग कैलकुलस में फंक्शन। कैलकुलस में फंक्शन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या गूढ़ बातें हैं जिसको हम लोग आईआईटी जेई में यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। फंक्शन फंक्शन इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि 11th 12th का जो मैथमेटिक्स है उसमें जितने भी आपको बुक्स पढ़ने हैं, स्पेशली मान लिया जाए कि मैं फिर से अगर नाम ले लूं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कैलकुलस हो गया, तो ये सारे जो 7 किताबें आपको पढ़नी है, इसमें कैलकुलस का जो स्थान है ना वो सबसे ऊपर है। कैलकुलस अगर आप सही ढंग से समझ जाते हैं तो आपको जो है वो 11th और 12th लेवल की जो मैथमेटिक्स है उसको सही ढंग से समझने का अवसर प्राप्त होगा, और आप क्वेश्चन को जो है एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप, जो क्वेश्चन अलजेब्रा का है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, उसको आप कैलकुलस के यूज से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसलिए कैलकुलस जो है वो मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस इज an important branch of mathematics. In calculus, we study about variable. कैलकुलस में जो है बेसिकली हम लोग वेरिएबल का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर y अगर x पे डिपेंड कर रहा है
तो x को चेंज करने से y वैरी करेगा। तो x और y में जो रिलेशन है उसी का जो अध्ययन है वो कैलकुलस में किया जाता है। जैसे साइन थीटा जो है वो थीटा पे डिपेंड करता है, तो साइन थीटा का थीटा के साथ क्या रिलेशन है ये हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं, है ना। तो जितना भी आप वेरिएबल चीज़ों का अध्ययन करते हैं ना उसे आप कैलकुलस कहते हैं, राइट। तो कैलकुलस में जो है ना वेरिएबल का अध्ययन पढ़ा जाता है। जैसे टेम्परेचर और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो समझिए कैलकुलस आप पढ़ रहे हैं। टाइम चेंज करता है, कभी टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, इसका मतलब टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है और टेम्परेचर जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर जो है वो टाइम का फंक्शन है क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी सर्कल का जो एरिया है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, तो कह सकते हैं कि एरिया जो है वो रेडियस का फंक्शन है। यानी दुनिया में जितने भी चीज़ें वैरी कर रही है, जैसे वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वो फंक्शन है, कैलकुलस है ना। स्पीड पढ़ते हैं तो वो कैलकुलस है। जो भी चेंज हो रहा है ना वो सारा कुछ क्या है, कैलकुलस है। तो वही मैं लिखा हूं कि इन कैलकुलस बी स्टडी अबाउट वेरिएबल्स, राइट। इन कैलकुलस फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मतलब कैलकुलस में फंक्शन जो है वह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिकॉज, क्यों ऐसा है, बिकॉज इट गिव्स ए डीप रिलेशन with various phenomena of reality। मतलब वास्तविक में जो घटनाएं घट रही है उन घटनाओं के बीच में एक गहरा संबंध स्थापित करता है फंक्शन, ठीक है। और दुनिया में बहुत सारी घटनाएं पर डे घटती है, तो सभी घटनाओं को आप एक फंक्शन के तौर पे, एक फंक्शन के माला में पिरो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन जो है वो वास्तविक में हो रही घटनाओं को डिस्कस करता है, उसके बीच में संबंध देता है, राइट। अब हम लोग इसके बाद इंट्रोडक्शन जो देखा हम लोगों ने फंक्शन का, इसके बाद इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन। देखिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको दो सेट्स लेने होते हैं और वो सेट जो है वो नन इम्पिटी नहीं होना चाहिए, सॉरी इम्पिटी नहीं होना चाहिए, मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें एलिमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इफ सेट एक्स एंड सेट वाई आर टू नन इम्पिटी सेट, नन इम्पिटी सेट्स, then a function from x to y
फ्रॉम एक्स, एक्स का मतलब सेट एक्स से है, फ्रॉम एक्स टू वाई, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एफ सच डेट एक्स एरो वाई, यस। देन ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए रूल, इज ए रूल एक नियम है, और कॉरेस्पॉन्डेंस, इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस को हम लोग जब हिंदी में देखते हैं तो उसका मतलब होता है पत्राचार। पत्राचार का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि आपने एक लेटर लिखा, अब तो लेटर का समय खत्म हो चुका है, लेकिन इसको समझ सकते हैं। जैसे आपने एक लेटर लिखा और उसको लेटर बॉक्स में आपने डाला पटना में, और वो जो है डाकिया के माध्यम से चला गया जहानाबाद में, और वो वहाँ लेटर बॉक्स में निकला। कहने का मतलब है कि आप डालते हैं इस बॉक्स में, निकलता कहीं और है। मतलब फंक्शन वही है, उसमें कुछ इनपुट दिया जाता है तो फिर कुछ आउटपुट मिलता है। मतलब वो पत्राचार की तरह होता है, जैसे हम एक पत्र डालते हैं तो फिर वो पत्र कहीं पे निकलता है, राइट। तो उसी तरह से करा है कि फंक्शन जो होता है वो एक रूल होता है या कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, विच रिलेट्स which relates every element of set X to a unique element of set by, मतलब x और y जो दो नॉन इम्पिटी सेट्स हैं, तो x का रिलेशन y के साथ होता है, लेकिन रिलेशन ऐसा होता है कि x में जितने एलिमेंट हैं सभी का रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि y के यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ये स्टेटमेंट अभी है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखेंगे तो आपको और स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। तो सेट x टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ क्या, सेट y। अब इसके बाद मैं लिखता हूं द सेट x इज कॉल्ड, द सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ एक्स। मतलब सेट x को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन का डोमेन कहते हैं। सबका कुछ नाम दिया गया ताकि बाद में हम लोग इसको कॉल कर पाए। द सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ एक्स। कोडोमेन ऑफ एफ एक्स। सेट बाय को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन बोलते हैं, राइट। इसके बाद द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, the set of elements of codomain which are related to डोमेन। मतलब कोडोमेन का वो एलिमेंट जिसका संबंध डोमेन से है, वो सारे एलिमेंट का सेट मतलब कलेक्शन, कॉल्ड रेंज। उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स, राइट। और इसके बाद अगर रेंज के मतलब रेंज में जो एलिमेंट आ चुका है, रेंज एक सेट है, उस सेट में जो एलिमेंट आ चुके हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग रेंज में जो है वो 1 2 3 को मानते हैं, तो 1 2 3 अगर रेंज में है मतलब एक सेट में है, तो अगर केवल 1 की बात करें तो उसे उसका इमेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इमेज कहा जाएगा। अगर हम 2 की केवल बात करें तो उसको हम लोग इमेज बोलेंगे फंक्शन का।
3 की बात करें तो वो 3 को क्या कहा जाएगा, इमेज कहा जाएगा। मतलब रेंज के अंदर जो भी कलेक्शन है, जो भी एलिमेंट है, उस अगर पार्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो उसे हम लोग इमेज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इमेज नाम देते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, दी एलिमेंट, दी का मतलब खास होता है बच्चों, दी एलिमेंट ऑफ रेंज, दी एलिमेंट ऑफ रेंज कॉल्ड इमेज। यस, मतलब रेंज का जो खास एलिमेंट होता है उसे इमेज कहा जाता है। लेकिन आप क्या देखिएगा कि इमेज जो बना हुआ है ना, उसके तरफ एक एरो आया है, तो वो एरो कहां से आया है, तो आप देखिएगा पीछे की तरफ, तो वो डोमेन के एलिमेंट को क्या करेगा, रिलेट किए हुए रहेगा। मतलब इमेज जिस एलिमेंट के कारण बना है, मतलब डोमेन के जिस एलिमेंट के कारण वो इमेज बना है, तो डोमेन के उस एलिमेंट को बोलते हैं क्या हम लोग, प्री इमेज। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इमेज के साथ जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, राइट। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ डोमेन कॉल्ड प्री इमेज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्री इमेज बोलते हैं, राइट। तो आपको रेंज समझ में आया, इमेज समझ में आया और प्री इमेज आया, तो एक जस्ट डेफिनेशन है। अब हम आपको यहां पे समझाएंगे, एक यहां पे एरो डायग्राम लेंगे, आपके पास एक सेट एक्स होगा, एक सेट वाई होगा, फंक्शन के डेफिनेशन को समझाएंगे, उसके यूनिकनेस को समझाएंगे, डोमेन रेंज सबको डायग्राम में दिखाएंगे, और फिर डेफिनेशन जो बताया हूं वहां पे हम बार बार जा करके आपको समझाएंगे कि डेफिनेशन में क्या लिखवाया हूं और डायग्राम में वो कहां पे कैसे दिखता है। तो आपको फंक्शन की सारी बातें सही ढंग से समझ में आएगी। तो आप यहां पे देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, गौर कीजिएगा मेरी बात को। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, फिर बाद में दूसरा लेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सेट एक्स है, जिसमें अगर आपके पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। और दूसरा कोई सेट y है जिसमें एलिमेंट a b c और d है, 4 एलिमेंट, राइट। अब क्या करना है कि यहां पे एक एरो डायग्राम बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रिकल फिगर बनाते हैं, इसको हम लोग एरो डायग्राम जानते हैं, है ना। अगर यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइंड हम लोग कर लेते हैं वो x टू y, इसका मतलब हुआ कि x का रिलेशन जो है वो y के साथ होगा, इसीलिए लिखा जाता है f सच डेट, मतलब फंक्शन ऐसा है कि वो जो 2 बिंदु देख रहे हैं ना, वो सच डेट को बताता है, और सच डेट को हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि, मतलब f सच डेट यानी फंक्शन ऐसा है कि x टू y, मतलब वो सेट x से सेट y के तरफ परिभाषित है, मतलब सेट x के एलिमेंट का रिलेशन सेट y के एलिमेंट के साथ है। इसीलिए सेट x में जो है ना, उसको इस डायग्राम में रख दीजिएगा 1 2 3, अब y में जो है उसको इसमें रख दीजिएगा। इधर आप यहाँ x लिख दीजिए, इसमें क्या लिख दीजिए y, और यहाँ पे एक एरो लगा दीजिएगा, ए रिलेशन यहाँ पे f लिख करके यहाँ पे f लिखकर यहाँ पे सच डेट करके x एरो y दे दीजिएगा, है ना। तो ये बताएगा कि एरो डायग्राम जो बना रहे हैं उसमें सेट x से सेट y तक फंक्शन डिफाइंड है, राइट, ये लिखा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ 1 का मान लिया रिलेशन a से करते हैं, और 2 का रिलेशन b से करते हैं, और 3 का भी रिलेशन b से करते हैं। गौर कीजिएगा, ये कर दिया मैंने। अब आप यहां पे फिर से चलिए पीछे और समझिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है,
इफ सेट एक्स एंड सेट बाई आर टू नन इम्पिटी सेट्स। अब इसको पहले इधर देखिए, फिर देखिए यहां पे सेट एक्स है जिसमें 1 2 3 है, मतलब ये नन इम्पिटी है, खाली नहीं है। और बाई भी जो है उसमें ए बी सी डी है, वो भी नन इम्पिटी है। तो यानी बता दिया कि सेट एक्स और सेट बाई दो नन इम्पिटी सेट्स हैं, राइट। अब फिर से चलिए वहां पे, आप देन ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू बाई, जिसको हम लोग एफ सच दैट एक्स टू बाई बोलते हैं। देखिए आप यहां, तो वही यहां पे लिखा हुआ है, देखिए एफ सच दैट एक्स टू बाई, माने फंक्शन है एक्स से बाई की तरफ, यानी एरो दिया क्या, सेट एक्स से सेट बाई की तरफ हमने क्या दे दिया, एरो दिया। तो देन ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू बाई। फिर इधर पढ़िए, एकदम क्लियर होना चाहिए। इज ए रूल, इज ए क्या, रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस, माने एक नियम है या पत्राचार है। तो ये नियम, चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने ऐसा एक नियम बनाया कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, और 3 का रिलेशन भी क्या है, बी के साथ है। ऐसा हमने एक नियम बनाया। वो एक नियम आप भी बना सकते हैं, है ना, अपने अनुसार। मैं आपको बता दूंगा कैसे रूल बनाया जाता है, ये आपको समझ में आज आ जाएगा। तो फिर से चलते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण क्या है यहां पे, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए करा है यहां से, which relates every element of set x, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से, which relates every element of set x, मतलब फंक्शन तभी होता है बच्चों जब अगर वो x टू बाई डिफाइंड है, तो x के एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब x के प्रत्येक एलिमेंट को रिलेट करता है, मतलब जोड़ता है। x में एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x को वो रिलेट करता है कोई फंक्शन। इसलिए आप देखिएगा कि हमने क्या किया है यहां पे कि यहां पे x में जो एलिमेंट है 1 को भी हमने रिलेट कर दिया है, 2 को भी हमने रिलेट कर दिया है, और 3 को भी हमने क्या किया है, रिलेट कर दिया है। तो सेट x के एवरी एलिमेंट को रिलेट करता है। अब रिलेट कैसे करता है वो समझिए। टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ क्या, सेट बाई, मतलब सेट बाई के यूनिक एलिमेंट के साथ। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेट एक्स का जो एक एलिमेंट है ना, वो बाई के 2 एलिमेंट से संबंध नहीं रखेगा, यूनिक रखेगा बाई के साथ। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, सेट एक्स का जो एलिमेंट होगा वो बाई के एक ही एलिमेंट के साथ क्या रखेगा, संबंध रखेगा। सेट एक्स का एक एलिमेंट बाई के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के साथ संबंध अगर रखेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, यूनिक एलिमेंट से संबंध होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहां, अब देखिए 1 का रिलेशन केवल किससे है, ए से है। 1 का रिलेशन केवल किससे है, ए से है। 2 का रिलेशन केवल किससे है, बी से है। 3 का रिलेशन किससे है, केवल सी से है, मतलब 3 का केवल एक ही रिलेशन है। 2 का भी केवल एक ही रिलेशन है, बी से है। 1 का केवल एक रिलेशन है, किससे, ए से है। ठीक है, तो ए फंक्शन हुआ, क्या हुआ, फंक्शन हुआ, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब है द सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन। सेट एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। यानी यहां पे अगर कोई बोलेगा डोमेन लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा, डोमेन में लिखिएगा 1 2 3 का सेट, ये डोमेन हो गया। फिर क्या है, एकदम क्लियर, सेट बाय इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बाय को कोडोमेन बोलते हैं। यानी कोडोमेन के बारे में अगर बात करेगा तो वो आ जाएगा ए बी सी और डी, इसको कोडोमेन बोला जाता है। तो वाई को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अब आगे देखिए, आपको यहां पे दिख रहा है द सेट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट का सेट, ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन के एलिमेंट का सेट। तो कोडोमेन में कौन कौन है बच्चों, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ये 4 में से उस एलिमेंट का सेट विच आर, जो रिलेटेड टू डोमेन,
जो डोमेन से संबंध रखता है। आप यहां पे डायग्राम में देखकर बताओ, क्या सी का संबंध है डोमेन से? तो बोलोगे नहीं है। डी का संबंध है डोमेन से? तो बोलोगे नहीं है। संबंध किसका है? ए का है। और संबंध किसका है? बी का है। तो रेंज में कौन कहलाएगा? केवल ए और बी। रेंज में कौन कहलाएगा? ए और बी, ये दो एलिमेंट, क्योंकि ये दो एलिमेंट ही ऐसा है कोडोमेन का जिसका संबंध किसके साथ है? डोमेन के एलिमेंट के साथ है, तो वो रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये भी पार्ट क्लियर हो गया आपका, एकदम क्लियर। अब इसके बाद द एलिमेंट ऑफ रेंज कॉल्ड इमेज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन कॉल्ड क्या? प्री इमेज। देखो, अगर हम लोग केवल रेंज का एलिमेंट ए के बारे में बात करें तो क्या कह सकते हैं कि ए इज द इमेज, ए इज द इमेज ऑफ। तो ए किसका इमेज है? वन का इमेज है। ए से वन से एरो जा रहा है ए के तरफ, तो ए किसका इमेज है? वन का। तो ए इज द इमेज ऑफ वन, ए इज द इमेज ऑफ वन। तो ए हो गया इमेज, और इसी वन को कहा जाता है क्या? प्री इमेज। क्या कहते हैं? प्री इमेज। वैसे ही बताइए बी भी क्या है? तो बी इज द इमेज ऑफ बी इज द इमेज ऑफ क्या? 2 and 3, 2 and 3। बी जो है क्या है? 2 का भी इमेज है और 3 का भी क्या है? इमेज है। तो ये 2 जो है वो क्या है? प्री इमेज, और 3 क्या है? प्री इमेज। ये दोनों क्या है? प्री इमेज है। ये दोनों क्या है? प्री इमेज है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया कि इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है, और फंक्शन कैसे हम लोग समझते हैं। अब क्या है, कुछ हम लोग यहाँ पे और भी एरो डायग्राम लेते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम्पल से आपको बहुत सारे कंफ्यूजन रह जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट भी यहाँ पे लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, फंक्शन को डिफाइन करते हैं ए टू बी। इसमें एलिमेंट है x1, x2, x3। इसमें एलिमेंट है y1, y2। ठीक है, गौर करने वाली बात है, x1 का रिलेशन y1 से है, x2 का रिलेशन y2 से है। क्या ये फंक्शन होगा? तो आप क्या बताएंगे, फंक्शन होगा या नहीं होगा? जवाब होगा कि फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं फंक्शन होगा? क्योंकि सर फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। तो आपने बताया है कि अगर ए टू बी डिफाइंड है तो ए का एवरी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। यहां पे क्या है कि x2 एंड x3 आर नॉट टेकिंग पार्ट to make a function। Therefore the given arrow diagram not indicate ए फंक्शन। यह एक फंक्शन को इंडिकेट नहीं करता है, ये फंक्शन नहीं है। ये तो सेकेंड केस हो गया, फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड क्या है? सेकेंड में आप देखिए हमने क्या बताया है, मैं फिर चलता हूं पीछे। यहां बताया हुआ है कि रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। मतलब अगर x टू वाई डिफाइंड है या फिर a टू बी डिफाइंड है, तो a के प्रत्येक एलिमेंट का y के साथ यूनिक रिलेशन होना चाहिए। मतलब a का अगर एक एलिमेंट है तो उसका y के दो एलिमेंट से या दो से अधिक एलिमेंट में संबंध नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पे देखिए वही गलती हो गई है इसमें। यहां पे क्या है कि x1 का कोडोमेन के दो एलिमेंट से संबंध हो गया है, तो ये भी एक कारण है।
x1 has 2 images, y1 and y2. Therefore, the given diagram doesn't indicate ए फंक्शन, इसीलिए फंक्शन को इंडिकेट नहीं करता है। तो आप बता सकते हैं कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बताएंगे। x2y, इसमें अगर ले लेते हैं -1 0 1 2, इसमें 4 3 2 1, फंक्शन है या नहीं है? तो इट इज ए फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन है। इट इज ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि सेट x के एवरी एलिमेंट का रिलेशन है, और हर एलिमेंट का देखिए आप, -1 का देखिए तो किसी एक ही के साथ है, 0 का देखिए तो किसी एक के साथ है, 1 का देखिए तो किसी एक के साथ है, 2 का देखिए तो एक ही के साथ है, मतलब यूनिक है ना, इसीलिए क्या है? फंक्शन है। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए जो है डोमेन जो है खुद से हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं। बताइए फंक्शन है या नहीं है? तो बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि x के सभी एलिमेंट का रिलेशन है। अगर x2 बाई डिफाइंड है तो x के सभी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। और अब देखना है कि सभी एलिमेंट में, जैसे x का एलिमेंट मान लिया जाए कि 2 है, तो 2 का रिलेशन y के कितने एलिमेंट से? अगर एक एलिमेंट से रहेगा तो फंक्शन के कैरेक्टर में आएगा, अगर एक से अधिक में हो गया तो फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो बोलो 2 का रिलेशन किससे है? केवल एक से है। -1 का रिलेशन किससे है? केवल एक से है। 0 का किससे है? केवल 1 से है। 1 का किससे है? केवल 1 से है। मतलब इसके हर एलिमेंट का केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन है। अलग बात कि सबका एक ही से है, लेकिन सबका तो एक ही है ना। मतलब को डोमेन के एक एलिमेंट का डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट से रिलेशन हो सकता है, लेकिन डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन के साथ यूनिक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, किसी एक से होना चाहिए फंक्शन बनने के लिए। तो ये भी क्या है? फंक्शन है। इट इज ए फंक्शन। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। अब ऑर्डर पेयर के थ्रू, मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मैं देता हूं फंक्शन को, और वहां से आपको बताना है कि वो फंक्शन इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे एक सिस्टम लेता हूं जिसको हम लोग रिलेशन कहते हैं। रिलेशन यहां बनाते हैं, जैसे मैंने बना दिया f(x2y), और वो रिलेशन क्या है? f इक्वल टू 1 3 -1 4 0 5 1 2, ये रिलेशन है। अब आपको बताना है कि इज इट फंक्शन, इज इट फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? ये सवाल आपसे है ना। मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक रिलेशन दिया हुआ x और y के साथ। अब आपको बताना है कि ये जो रिलेशन स्थापित किया गया है x और y के साथ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, क्या एक फंक्शन है? तो आसानी से समझ सकते हैं आप यहां से कि 1 का रिलेशन जो है वो 3 से भी है, और 1 का रिलेशन जो है वो 2 से भी है।
इसको अगर एरो डायग्राम से देखें तो ज़्यादा क्लियर होता है। आप यहाँ पे x को लिख दो और यहाँ पे y को लिख दो, x टू y एक फंक्शन बना लो, है ना। इसमें आपका 1 -1 0 आ गया और इसमें 3 4 5 और 2 आ गया। 1 का रिलेशन 3 से है, -1 का 4 से है, 0 का 5 से है और फिर 1 का जो है वो 2 से भी है। मतलब एक एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है ना। हेयर 1 हैज 2 images, so it doesn't represent फंक्शन, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यस, तो आप डायग्राम के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि कौन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया हमने, एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या है, 1 या 1 से ज्यादा है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है उसमें क्या है कि एक्स का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है। तो बताना है कि इज इट फंक्शन, इज इट फंक्शन, क्या ये फंक्शन है, ये आपसे पूछा गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं वो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए पहले हम लोग जनरल ड्रॉ करते हैं। एक ग्राफ जो होता है वो एफ एक्स का होता है, लेकिन हमें क्या लेना है, एक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा लेना है। मतलब एक्स अगर 1 यहां पे है तो ये पॉइंट क्या होगा, 1,1 होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां पे इस पार्ट का जो फंक्शन है इसको क्या करना होगा, हम लोग को हटा देना पड़ेगा। तो ये आपका यहां तक क्या हुआ, माइनस हो गया, यहां तक क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ मिला आपको वो इस पॉइंट तक मिला। तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, राइट। अब आप देखिए इसमें क्या है कि अगर हम डिफरेंट x लेते हैं, अगर डिफरेंट x से 1 से बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो डिफरेंट अगर x लेते हैं तो हमें अलग अलग क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। जैसे x का मान यहाँ पे कुछ और हो गया तो y अलग हो गया, यहाँ पे कुछ और x हुआ तो y क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब अलग अलग x के लिए क्या हो रहा है, अलग अलग y मिल रहा है। तो हम बोलेंगे क्या, यह एक क्या है, फंक्शन है। फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन मतलब x के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट y क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी वो क्या होता है, फंक्शन होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि x के डिफरेंट वैल्यू के लिए, है ना, y के साथ हर डिफरेंट वैल्यू के लिए कोई यूनिक वैल्यू, एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, तभी वो क्या होगा, फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसा फिगर ड्रॉ करते हैं तो x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है वो 1 मिल रहा है और x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो भैया यहां पे क्या है कि x अलग अलग हो गया, x क्या हो गया, अलग अलग हो गया, एक 1 हुआ और एक -1 हुआ, लेकिन y क्या मिला, 1 मिला। तो 1 का तो केवल 1 ही मिला ना, x के एक वैल्यू के लिए तो केवल एक ही मिला, यूनिक ही मिला। वैसे ही -1 का भी केवल एक मिला, ऐसा नहीं हुआ कि -1 पे 2 वैल्यू मिल गया। अगर -1 पे 2 वैल्यू मिल जाता तब वो बोलते कि वो फंक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह का एक फिगर बना हुआ है, गौर करना। अब इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू बाई एक्सिस। अब यहां पे कोई पॉइंट है x, तो इस x के लिए ऊपर भी वैल्यू मिल रहा है तो उसको अगर x बाई मान लेते हैं, उसी के लिए नीचे भी वैल्यू मिल रहा है तो उसको हम लोग x और माइनस बाई मान लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, x एक ही है लेकिन यहां पे वैल्यू 2 मिल रहा है, बाई और क्या, माइनस बाई। तो ये जो है वो नॉट फंक्शन, ये फंक्शन के श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि एक इसके लिए क्या मिल रहा है, 2 वैल्यू। तो एक ग्राफ जो है वो फंक्शन को शो नहीं कर रहा है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को पता कर सकते हैं। किसी भी दिए हुए ग्राफ को अगर बताना हो कि ये ग्राफ फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है
तो आप क्या करना, ग्राफ से होते हुए बाई एक्सिस के पैरेलल में कम से कम एक लाइन ड्रॉ करना। अगर वो लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा हो तो बोलना कि वो दिया हुआ जो ग्राफ है वो फंक्शनल नहीं है, और अगर वो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो बोलना कि वो ग्राफ क्या है, फंक्शनल है। जैसे एग्जाम्पल, यहां पे देखते हैं हम लोग क्या, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल ग्राफ। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल ग्राफ्स। जैसे गौर करो, जैसे मैंने यहां पे एक फिगर बनाया इस तरह से, ठीक है, तो आप y के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ किया तो यहां पे क्या देख रहे हैं, हर x के लिए अलग y मिल रहा है। यहां पे x अलग हुआ, y भी अलग हो गया, यहां पे x अलग हुआ, y भी अलग मिल गया। मतलब ये जो ग्राफ है वो क्या है, फंक्शनल है। क्या है, फंक्शनल है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो आप यहां पे देखिए, x एक ही है लेकिन यहां पे y अलग है, इस x के लिए अलग y हो गया, इस x के लिए अलग y हो गया, इस x के लिए अलग y हो गया। मतलब x एक है लेकिन y बहुत सारा मिल रहा है। इसी x पे y मेरे को मिल रहा है y4, इसी x पे मिल रहा है y3, इसी x पे मिल रहा है y1, इसी x पे मिल रहा है आपको यहाँ पे 1 2 y2 भी मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन फंक्शनल। क्या हो गया, नॉन फंक्शनल, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर ग्राफ से पता करना हो कि वो फंक्शनल है या नहीं तो y के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ से होते हुए। अगर वो एक जगह पे कट करता है तो वो फंक्शनल होगा, अगर एक से अधिक जगह पे कट करता है तो वो नॉन फंक्शनल होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर इस तरह का फिगर दिया हुआ है, एक सर्कल, इस सर्कल दिया हुआ है, आपको एक इलिप्स दिया हुआ है, हाइपरबोला दिया हुआ है, गौर कीजिए। तो देखिए अगर आप ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू y लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 2 पॉइंट पे कट कर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल। यहां भी देखिए तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक ही है लेकिन एक ऊपर भी y मिल रहा है और एक नीचे भी y मिल रहा है, तो ये भी हो गया नॉन फंक्शनल। वैसे यहां पे आप देखिए तो x एक है लेकिन y 2 मिल रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये भी क्या है, नॉन फंक्शनल है। ठीक है, तो देखो अगर x के एक वैल्यू के लिए फॉर 1x इफ यू गेट more than 1y then it will be मल्टी वैल्यूड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मल्टी वैल्यूड। क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड। और अगर x के एक वैल्यू के लिए आपको यूनिक y मिलता है ना, इफ वी गेट unique y for each x then we say it is single valued। क्या बोलते हैं उसको, सिंगल वैल्यूड। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी सिंगल वैल्यूड होता है ना वही आपको फंक्शन को शो करता है। जो मल्टी वैल्यूड है वो जो है वो कैलकुलस की फंक्शन को शो नहीं करता है,
वो जो है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाता है, जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। कहां पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सर्कल क्या है? मल्टी वैल्यूड है। इलिप्स क्या है? मल्टी वैल्यूड है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हाइपरबोला है। ये क्या है? मल्टी वैल्यूड है। इलिप्स है, ये मल्टी वैल्यूड है। एक सर्कल है, ये मल्टी वैल्यूड है। ये पाराबोला जो आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ए वाली पाराबोला जिसको हम लोग बोलते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये मल्टी वैल्यूड है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, सर्कल, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, वो वहां इसलिए पढ़ते हैं ना क्योंकि वो क्या है? मल्टी वैल्यूड है। जो सिंगल वैल्यूड है वही कैलकुलस का फंक्शन है। कैलकुलस का क्या है? वो फंक्शन है, राइट। तो सर क्या एक ऐसा हो सकता है कि मल्टी वैल्यूड को सिंगल वैल्यूड बनाया जा सकता है क्या? तो मल्टी वैल्यूड को सिंगल वैल्यूड बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन आपको इंपोज करने पड़ेंगे। जैसे देखो, अगर लिखा हुआ है, मतलब यहां मैं हेडिंग देता हूं कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन ये भी एक तरह का फंक्शन ही होता है, लेकिन एक कैलकुलस वाली फंक्शन नहीं है। हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। क्या पढ़ना है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन कैन बी मेड सिंगल वैल्यूड फंक्शन अंडर certain condition। Let's see via example। आइए हम लोग सीखते हैं इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा। जैसे फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक सर्कल है, क्या है? सर्कल है, और इसका सेंटर क्या है? 0 0 है, और रेडियस क्या है? ए है। तो ए जो है फिलहाल क्या है? ए मल्टी वैल्यूड है। क्या है? मल्टी वैल्यूड है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप? वाई स्क्वायर का मान निकालिएगा, वो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू मालूम करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसमें ऐसा कर दें, एक केस ले लें कि y को पॉजिटिव लेना है, तो भैया अगर y को पॉजिटिव लेना है या जीरो के साथ भी लेना है, तो पॉजिटिव या जीरो होगा तो निगेटिव वाला पार्ट नहीं होगा। तो y पॉजिटिव कहां पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट तक। मतलब अब जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो ग्राफ कैसा होगा? इस कंडीशन में केवल ग्राफ इतना होगा। अब जो क्या हो गया? ए हो गया सिंगल वैल्यूड, क्योंकि अलग अलग एक्स के लिए क्या मिल रहा है? अलग अलग बाई मिल रहा है। तो अब जो स्थिति है इस कंडीशन में कि अगर बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड हो गया। क्या हो गया? सिंगल वैल्यूड हो गया। वैसे ही अगर हम लेते हैं क्या? y लेस देन इक्वल टू 0, तो y निगेटिव केवल इसमें होगा, तो फिर ये भी क्या हो गया? अब फंक्शन हो गया। क्या हो गया? फंक्शन हो गया। यानी मल्टी वैल्यूड फंक्शन को अंडर सर्टेन कंडीशन जो है वो सिंगल वैल्यूड बनाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि जो भी आप रिलेशन पढ़ते हैं बेसिकली वही मल्टी वैल्यूड फंक्शन के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। और उसी मल्टी वैल्यूड फंक्शन में से कुछ सिंगल वैल्यूड फंक्शन निकालते हैं जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलस में पढ़ते हैं, राइट। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन जो है वो कभी फंक्शन को शो नहीं करता है, वो फंक्शनल ग्राफ को शो नहीं करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी चीजें समझ में आ रही होगी, और जहां कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए, ठीक है ना। हम आपको जरूर उसको
और भी विस्तार तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पे इफ एंड बट की स्थिति रहती है तो ऐसे अधिकारी अड्डा जो है अपने माध्यम से पूर्णतः जो है वो चाहता है कि किसी भी चीज को बारीकी से बताया जाए, आप पाठकों तक पहुंचाए। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक और देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे इलिप्स का लेकर के। जैसे इलिप्स में आप देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इलिप्स में आप वही स्थिति देखिएगा, इलिप्स ऐसा बनता है, राइट। तो इसमें आप देखिए अगर हम केस लेते हैं कि बाई को लेना है पॉजिटिव या जीरो, तो बाई जब पॉजिटिव और जीरो होगा तो ग्राफ तो केवल ऊपर वाला बनेगा। तो अब ये क्या हो गया, सिंगल वैल्यूड हो गया। ठीक है, तो और लेकिन अभी क्या है, मल्टी वैल्यूड है, क्योंकि एक एक्स के लिए दो जगह पे कट कर जा रहा है, तो ये मल्टी वैल्यूड है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लेते हैं y लेस देन इक्वल टू जीरो, तो केवल नीचे वाला पार्ट को लेना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया, फंक्शन। ये सब फंक्शन को शो कर रहा है, ये सब फंक्शनल ग्राफ है। ये सब आपको कैलकुलस में पढ़ने के लिए मिल सकता है। ग्राफ इज फंक्शनल, लेकिन ये जो है वो नॉन फंक्शनल है। क्या है, नॉन फंक्शनल। यस, तो इस तरह से फंक्शन को जो है हम लोगों ने देखा, एरो डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में कैसे दिखाएंगे, और ग्राफ के थ्रू कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ जो ग्राफ है वो फंक्शनल है या फिर नॉन फंक्शनल है, सिंगल वैल्यूड है या फिर मल्टी वैल्यूड है। साथ में ये देखा कि मल्टी वैल्यूड को सिंगल वैल्यूड बनाया जा सकता है, और वो सिंगल वैल्यूड बना करके वो कैलकुलस में आपसे पूछ सकता है। तो ये सब आपको बातें हमने बताई। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सिंबल y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको एक बार हम लोग भी समझ लेते हैं, फिर आगे की जो हम लोग प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं ये बता रहा हूं, जैसे अगर कोई फंक्शन x टू y डिफाइंड है और स्मॉल x कोई कैपिटल X का एलिमेंट है और स्मॉल y कोई कैपिटल Y का एलिमेंट है। अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो x टू y कोई फंक्शन रहा है और x में कोई एलिमेंट है और कैपिटल Y में स्मॉल y कोई एलिमेंट है और x का इमेज y है। x का इमेज क्या है, y है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, y इज द इमेज ऑफ, y इज द इमेज ऑफ x। और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, y इज f इमेज ऑफ, कहीं कहीं मिलेगा f इमेज ऑफ क्या, x। या फिर कह सकते हैं x इज द प्री इमेज ऑफ, अपना लिखने का स्टाइल होता है, x इज द प्री इमेज ऑफ y, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये सभी का जो सिंबल होता है, ये सभी का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है जी, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या, x। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब अगर x जो है प्री इमेज है y का, x जो है वो अगर y का प्री इमेज है तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। मतलब y इज द इमेज ऑफ x, यानी y इज द फंक्शन ऑफ क्या, x। y इज द f इमेज ऑफ x, यानी y इज द क्या, फंक्शन ऑफ x। मतलब x जो है वो इंडिपेंडेंट है, x के कारण कौन मिलता है, y मिलता है। तो y को हम लोग x का फंक्शन बनाते हैं, इसीलिए y इक्वल टू क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। यानी यहां पे होल एंड सोल क्या समझ में आया कि इमेज इक्वल टू क्या होता है, इमेज इक्वल टू f ऑफ क्या, प्री इमेज। यस, इमेज इक्वल टू f ऑफ क्या, प्री इमेज। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पूरी जानकारी देने के बाद हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए है। आप मेरे को बताओ कि रेंज जो एक सेट है और कोडोमेन एक सेट है, तो बताओ रेंज में जो एलिमेंट की संख्या होगी वो कोडोमेन के एलिमेंट की संख्या से ज्यादा हो सकता है, यस और नो।
बिल्कुल ज्यादा नहीं हो सकता है सर। रेंज में हमेशा एलिमेंट जो होता है वो कोडोमेन के एलिमेंट को लेकर के ही, है ना, बनाया जाता है। इसलिए रेंज में एलिमेंट की संख्या मैक्सिमम कोडोमेन के एलिमेंट का इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि रेंज जो होता है, रेंज जो बेसिकली होता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यस, रेंज जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। यानी इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं, रेंज सबसेट कोडोमेन। यस, हाँ, ये जो सिंबल है वो किसका है, सबसेट का है। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखता है सबसेट को, है ना, तो किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हैं, दोनों सबसेट का ही क्या है, सिंबल है, राइट। तो दोस्तों आप लोग को मैंने आज स्टार्ट किया फंक्शन, और फंक्शन में हमने क्या किया, दो नन एम्प्टी सेट्स x और y लिया, और x के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन y के यूनिक एलिमेंट के साथ रखा, तो फंक्शन डिफाइंड हुआ। x के सारे एलिमेंट का कलेक्शन मतलब सेट x को हम लोग डोमेन बोलते हैं, और पूरे एलिमेंट y को मतलब y सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, और y का वो एलिमेंट का कलेक्शन जिसका रिलेशन सेट x के साथ होता है उसको रेंज बोलते हैं। और रेंज के अगर पार्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो वो इमेज होता है, और वो इमेज डोमेन के जिस एलिमेंट के साथ होता है उस एलिमेंट को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने डिफरेंट एरो डायग्राम के जरिए, ऑर्डर्ड पेयर के जरिए और ग्राफ के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया कि आप फंक्शन कैसे पहचानेंगे, वो फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। क्या ऑडिबल है? हेलो, ऑडिबल है? ओके, तो आप ये पहचान पाएंगे। इसके बाद हम लोग यहां पे नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में जानते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस defined from set x to set y if number of element in set x is m and number of element in set y इक्वल टू क्या, n। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताना है, कितने होंगे। जैसे x2 y है, इसमें m एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट xm, इसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, x2 y फंक्शन डिफाइंड है। तो बोल रहा है कितने फंक्शन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए x1 का इमेज किससे बन सकता है, तो x1 का इमेज y1 के साथ हो सकता है, y2 के साथ हो सकता है, y3 के साथ हो सकता है। x1 का कोई भी इमेज बन सकता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं x1 कैन हैव n इमेजेज, मतलब x1 का n इमेज हो सकता है। तो x1 का कोई भी इमेज बन सकता है। वैसे x2 का, अब अगर x1 का इमेज y1 हो चुका है तो x2 का इमेज y1 हो सकता है, क्योंकि x2 का अगर इमेज y1 बन रहा है तो x1 का केवल एक ही इमेज है, मतलब फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x2 चाहे तो y1 से लेकर के yn से किसी के साथ, एक के साथ वो क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है अपने आप को। यानी x2 का भी कितना इमेज हो सकता है, n इमेज, मतलब x2 कैन हैव
n इमेजेस। मतलब x2 का n इमेज बन सकता है, बनेगा कोई एक ही इमेज, लेकिन तरीका कितना है, n तरीका से वो इमेज को बना सकता है। वैसे x3 का भी कोई एक से बन सकता है, किसी से भी बन सकता है। तो x3 कैन हैव n इमेजेस। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि xm का भी क्या होगा, कोई एक इमेज बन सकता है। तो xm कैन हैव n इमेजेस। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन, कितने बार, m टाइम्स, क्योंकि हमने डोमेन के m एलिमेंट का इमेज निकाला है, राइट। तो n बार, तो क्या लिखेंगे इसको, n टू दी पावर क्या, m। मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, n का पावर m होता है। सर आप मल्टीप्लाई क्यों किया इसको, आपने ऐड क्यों नहीं किया। तो ये जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़नी होती है, जिसमें बताया जाता है कि कब हम लोग नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते हैं और कब हम लोग नंबर ऑफ वेज को ऐड करते हैं। फिलहाल मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, कैसे हम लोग ऐड करते हैं और कब मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर दो घटना को घटने के बाद ही तीसरा घटना घटेगा, तो दोनों घटनाओं को घटने के तरीकों को मल्टीप्लाई करके तीसरे घटने को घटने की तरीका को आप निकाल सकते हैं। लेकिन दो घटना में से किसी एक को ही घट जाने के बाद अगर तीसरा घटना घट जाता है, तो वो दोनों घटनाओं के तरीकों को ऐड करके तीसरे घटने का बेज निकाला जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, चूंकि यहां पे जरूरी है बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। काउंटिंग का दो तरीका होता है, एक होता है एडिशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन रूल में क्या होता है ना, कि जैसे सपोज कीजिए कि मैं ज्यादातर इस एग्जांपल को लेता हूं हमेशा अपने लाइफ में। जैसे इस सपोज कीजिए कि ये थिएटर है, ये थिएटर है, यहां पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। आपको यहां पे क्या है, इस तरफ से निकलने का जो है ना दो रास्ता है और इधर से निकलने का तीन रास्ता है ना। मतलब राइट से निकलने का दो तरीका है और लेफ्ट से निकलने का जो है तीन तरीका है, ठीक है। तो गौर करना, यहां पे राइट से निकलना वर्क ए हम मान लेते हैं, एक काम ए है, टू कम आउट फ्रॉम राइट। मतलब राइट से निकलने के कार्य को हम ए मान लेते हैं। अगर हम राइट से निकल रहे हैं तो समझिए मैंने ए काम को किया, और लेफ्ट से निकलने का वर्क बी मान लेते हैं, वर्क बी टू कम आउट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। लेकिन सी जो मेरा काम है वो क्या है, केवल कम आउट। गौर करना है मेरी बात को, एक कम आउट, इसमें मेंशन नहीं है कि वो लेफ्ट से निकल रहा है कि राइट से निकल रहा है। सी जो तीसरा काम है, केवल इस व्यक्ति को बाहर निकलना है। तो अब बताइए, इसको अगर बाहर निकलना है तो एक ही बार में उसको वर्क ए भी करना पड़ेगा और वर्क बी भी करना पड़ेगा कि कोई एक करना पड़ेगा। तो आपका जवाब क्या आएगा, कोई एक कर लेगा। अगर वो लेफ्ट से निकल गया तो फिर भी वो बाहर निकल जाएगा, कम आउट, या अगर वो राइट से निकल गया फिर भी उसका काम हो जाएगा। तो सी जो काम है, तीसरा काम ए और बी के अलावे, वो किसी एक को हो जाने से हो जा रहा है। यानी ये जो सी का जो बेज होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेज फॉर सी ऐड करके निकालेंगे, यानी 2 + 3 है ना, इसका 2 और इसका 3, ये दोनों को ऐड करके निकालेंगे, यानी 5 बेज। यानी ये व्यक्ति जो है वो 5 तरीके से इस मूवी थिएटर से बाहर निकल सकता है, क्योंकि किसी एक काम को करने पे उसका काम हो जा रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है। लेकिन इसी चीज को अगर हम यहां पे देखें
फिर एक मूवी थिएटर बनाता हूं मैं। अब क्या है कि व्यक्ति बाहर में है, राइट, और ये स्थिति क्या है, अभी भी ऐसे ही लेफ्ट में 3 गेट्स हैं, तो 3 बेज इस गेट में इन आउट करने का है, और राइट में जो है वो 2 बेज में, क्योंकि ये 2 गेट है। यहां पे हम वर्क ए मानते हैं और यहां पे वर्क बी मानते हैं, राइट। वर्क ए क्या है मैं अभी डिफाइन करता हूं। वर्क ए क्या है कि आपको मूवी हॉल में जाना है, तो वर्क ए क्या है, टू इंटर इन थिएटर। तो आपको अगर मूवी थिएटर में जाना है तो उसका 3 तरीका है, राइट। फिर क्या है, वर्क बी क्या है, सिनेमा देख करके आपको बाहर निकलना है, तो टू कम आउट फ्रॉम थिएटर, आपको इससे बाहर आ जाना है, ठीक है। तो वर्क सी क्या है आपका, गौर कीजिएगा, वर्क सी क्या है आपका, टू इंटर एंड कम आउट, टू इंटर एंड कम आउट। वर्क सी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्क सी यहां पे क्या है कि आपको इन करना है, मूवी देखना है और फिर बाहर आना है। यानी सी वर्क अब कब हो पाएगा, जब आप पहले इन कीजिएगा, मूवी देखिएगा, फिर आपको बाहर आइएगा, तब आप सिनेमा देख के बाहर आइएगा। यानी इस सी को करने के लिए आपको लेफ्ट में जो है आपको 3 गेट में से किसी एक गेट से इन भी करना पड़ेगा, तरीका 3 होगा, किसी एक से जा सकते हैं आप। और उसके बाद मूवी देखने के बाद 2 में से किसी एक गेट से, तरीका 2 होगा, आप निकलेंगे, तब आपका सी काम पूरा होगा। यानी यहां जो सी वर्क है वो ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इस स्थिति में वर्क ए और वर्क बी का जो बेज है उसको मल्टीप्लाई करके सी घटना घटने की कुल तरीकों को आप निकाल सकते हैं। इसीलिए यहां पे वर्क सी जो होगा वो क्या होगा, 2 × 3 मतलब कि 6 बेज में होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो कब मल्टीप्लाई करते हैं और कब ऐड करते हैं, ये हम समझते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर चलते हैं फ्लैशबैक में, फंक्शन को कैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन निकाला था वो समझाते हैं। यहाँ पे क्या था कि देखो, यहाँ पे x1 का भी इमेज बनाना पड़ेगा, x2 का भी बनाना पड़ेगा, x3 का सबका इमेज बनाना पड़ेगा। अगर किसी एक का भी इमेज हम नहीं बनाएंगे तो क्या फंक्शन डिफाइंड होगा, नहीं डिफाइंड होगा। यानी फंक्शन तभी बनेगा जब सभी काम को करना पड़ेगा, जब सभी काम को करने के बाद मेरा लास्ट काम फंक्शन बनेगा। तो बोलो, जब सभी काम पे डिपेंड कर रहा है तो सभी कार्यों के बेज को मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे। जवाब आ गया मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या आ गया, n का पावर m, जहां n क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, और m क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। यानी कि हम यहां पे बता पाएंगे आपको कि नंबर ऑफ फंक्शन क्या निकला हम लोग को, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला बना हम लोग का, जो फॉर्मूला बना नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन टू दी पावर number of elements in domain। तो ये चीज आपका हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन का पावर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या, डोमेन। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ फंक्शन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहां पे अब क्या करते हैं,
कुछ डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, है ना। यहाँ पे आपको 6-7 टेक्निक बताएंगे जिसमें कि आपको डिफरेंट काइंड्स का फंक्शन जो है वो जेई 2024 में पूछ सकता है और पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक में भी वो आपको मिल जाएगा और ऐसे क्वेश्चन पे जो है वो ज़्यादा पूछने की आशंका रहती है, संभावना रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट बिल्कुल अलग चीज़ें होती है और समस्याएं बिल्कुल अलग टाइप की आती है। अलग बात है कि वो समस्याओं का निदान जो है उस थ्योरी से ही होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो थ्योरी को हम यूज तो करना सीख जाएं, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम के माध्यम से आइए आपको हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से बड़े बड़े प्रॉब्लम का दर्शन करवाते हैं, फिर हम आगे आपको बढ़ेंगे। डोमेन निकालना सिखाना है, रेंज निकालना सिखाना है, फिर इक्वल फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। इस सबको तो देखना ही है ना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो उसका बेसिक समझना पड़ेगा। फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन कैलकुलस। इसी पे तो सारा कुछ डिपेंड करता है। इंटीग्रेट किसको करते हैं? फंक्शन को। डिफरेंशिएट किसको करते हैं? फंक्शन को। लिमिट किसका निकालते हैं? फंक्शन का। कंटिन्यूटी किसका चेक करते हैं? फंक्शन का। एरिया कैसे निकालते हैं? जब फंक्शन से रीजन बाउंड होता है कि नहीं। तो सब तो फंक्शन ही है। जिसको फंक्शन पे कमांड हो गया, आगे जो है वो सब कुछ रास्ते आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, हम लोग यहां पे देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेई 2024, है ना। आईआईटी जेई 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो फंक्शन से संबंधित है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू cx प्लस डी, देन फाइंड एफ ऑफ x। तो एफ ऑफ x निकालिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोचिए। धर्मेंद्र जी धन्यवाद। शंकर नमस्ते चेला, कैसे हो? नीरज जी नमस्ते, धन्यवाद। ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, मैं अच्छा करूं। अभी तो शुरुआत किया हूं, आप लोग का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो जरूर बताइए। तनुज जी नमस्ते, थैंक यू थैंक यू। यस जी थैंक यू सर। फंक्शन के डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करें? जस्ट मैं इसी को करवा रहा हूं। अब देखिए, यस यस कटियार जी, अब क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। आप देखिए, आज मैं 7-8 क्वेश्चन ऐसा करूंगा जिससे एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि फंक्शन का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। थैंक यू, आपका ये कमेंट जो है मेरे लिए उत्साह वर्धक का काम करेगा। धन्यवाद, ऐसे ही आप उत्साह बढ़ाते रहिए। देखिए सॉल्यूशन, देखो जब ax प्लस बी, एफ ऑफ ax प्लस बी अगर cx प्लस डी दिया हुआ है और हम लोग को fx मालूम करना है, क्या मालूम करना है? fx मालूम करना है। तो आप क्या करना, ax प्लस बी को y मान लेना
और जब x प्लस बी को y मानेंगे तो x का मान क्या निकलेगा? x का मान मिलेगा y माइनस बी बाई क्या a। अब क्या कर देना भाई, अब जहां पे ax प्लस बी है वहां y डाल देना है, तो एफ वाई हो गया। c इंटू जहां x है वहां क्या आएगा? y माइनस बी बाई ए प्लस क्या हो जाएगा? d। अब क्या करोगे आप? y को फिर से x में रिप्लेस कर दो, तो क्या मिल गया? f ऑफ x। तो क्या मिल गया? c x माइनस बी अपॉन a प्लस क्या? d। इस तरह से आपने क्या किया? फंक्शन मालूम कर लिया fx। अब इस पे क्वेश्चन देते हैं, आप लोग तुरंत बनाकर दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? इफ f ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड x। चलिए कॉपी निकालिए और बनाइए। क्या करेंगे? 2x प्लस 3 को y मान लेंगे और यहां से 2x का मान y माइनस 3, तो x का मान क्या हो गया? y माइनस 3 बाई 2। तो अब f इसको क्या मान लिया आपने? y, तो यहां क्या आ गया? fy। और जहां x है वहां पे क्या हो गया? y माइनस 3 बाई क्या? 2।